हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द नेम ऑफ टॉपिक इज परम्यूटेशन। बट आप इस टॉपिक को यही ना समझें कि ये परम्यूटेशन टॉपिक, देखिए इसके अंदर एन नंबर ऑफ टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जब भी आप ये टॉपिक देखें परम्यूटेशन, तो ये सोचें कि आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को लगभग आपको एक पैटर्न में ही रखना चाहिए। यह अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। लेकिन सर, परम्यूटेशन प्रॉब्लम अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जब बच्चों को उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है। मैंने मैक्सिमम बच्चों से बात करी है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आती है, क्योंकि सर उस क्वेश्चन में जो मेंशन कर रखा है वो समझ में नहीं आता। सर उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, उसका मीनिंग क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सर एक फंडामेंटल या बेसिक रूल क्या होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ज्योमेट्री लगाते हैं, इजीली लग जाती है, उसे कुछ बेसिक चीजें पता होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये क्वेश्चन आता है सामने, तो ये समझ में नहीं आता सर इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, और सबसे पहले हम वो टर्म स्टडी करेंगे जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो परम्यूटेशन क्वेश्चन देखिए आज हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम परम्यूटेशन का पहले बेसिक समझेंगे, और धीरे 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 हम देखेंगे कि हम उस लेवल की प्रॉब्लम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे। आज हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके स्टार्ट करते ही हम धीरे धीरे इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बेसिक कंसेप्ट है और वो भी परम्यूटेशन का, और यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने मेंशन कर रखी है। आज लगभग हम इन टर्म के बारे में बात करेंगे सर। चॉइस, वेज, सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स क्या होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं, जब आप क्वेश्चन स्टडी करते हैं, सेम टर्मिनोलॉजी आप भी पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आज वन बाय वन हम सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे कि परम्यूटेशन में या कॉम्बिनेशन में या प्रोबेबिलिटी में इसका सर मीनिंग क्या होता है, और इनके मीनिंग से वो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सभी वर्ड्स को किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। वेज, चॉइस, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट सर हमें समझना है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम सर इसको कैसे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, तो ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक लगभग आप सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे इस ट्रिक को समझने के लिए हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन ले रहे हैं, और प्रैक्टिकल आप भी सोचिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको इनकी मीनिंग समझ में आ जाए। सपोज मैं आपको एक वैलिड केस देता हूं, और मैंने वैलिड केस ये दिया कि मेरे पास में, या आपको एक काम करना है कि आपको किसी शॉप पे जाना है, स्टेशनरी शॉप पे, और आपको वहां से एक पेन बाय करना है, और कोई भी एक पेन आपको परचेस करना है। और हम यहाँ पे एक केस लेके चले हैं कि आपको उस पर्सन ने दो डिफरेंट वेराइटी के पेन बताए गए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं इनकी मीनिंग समझा रहा हूं। आपको लेना एक ही पेन है, इसका मतलब होगी कंडीशन, कि जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगाते हैं तो सर कंडीशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन बदलती तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि आपको कोई भी एक पेन परचेस करना है, और उस शॉप पे सिर्फ दो ही डिफरेंट पेन है। अब आप सबसे पहले करें कि आप क्या चूज करेंगे। तो जैसे जब मैं आपसे बोलता हूं कि आप क्या चूज करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। या तो सर रिजल्ट ये हो सकता है कि हम पेन P1 लेंगे, या सर सेकंड रिजल्ट हमारे पास कितना होता है, P2 होंगे। देखिए काम तो आपको एक बार ही करना है, या तो P1 लेंगे या P2 लेंगे। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, और उन चॉइस करने के बाद में आप अगला काम क्या करेंगे सर, सिलेक्शन करेंगे। हम यहां पे चॉइस करेंगे, चॉइस करने के बाद में अगर आपकी यही चॉइस है, तो आप इसी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब आपने चॉइस में और सिलेक्शन में एक मीनिंग फ्रेम किया गया होगा कि सर जो चॉइस होती है उसके बेस पे ही सर सिलेक्शन किया जाता है। ओके, अब सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे सर हमारे पास में इस वर्क को करने के लिए आखिर कितनी चॉइसेस थी, तो सर हमारे पास दो चॉइसेस थी। या तो बच्चा P1 लेगा या कितना लेगा, P2 लेगा। मतलब इस काम को करने के लिए आपके पास टोटल वेज कितने थे। तो देखिए एक टर्म आपको समझ में आ गया कि सर वेज समझाना चाहते हैं। सर हमारे पास में 2 वेज थे, लेना एक पेन था, चॉइस हमने करा, हमारे पास थे 2 वेज, या तो हम P1 की तरफ जाते या P2 की तरफ जाते, और हमने सर उसमें से सिलेक्शन किसका करा,
किसी एक का करा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने यहाँ पे क्या काम करा, तो आपने चॉइस भी करा, आपकी चॉइस ने वेज को काउंट करा, और लास्ट में आप किसी रिजल्ट पे पहुंचे और आप क्या करेंगे, किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से सर हमको ये समझ में आ रहा है कि चॉइस वेज और सिलेक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे किसी भी एक पेन को लेते तो कोई ना कोई रिजल्ट हमको मिलता। क्लियर है? अब मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। क्वेश्चन चेंज ये करा मैंने कि देखिए मेरे पास में P1 और P2 और P3 डिफरेंट 3 टाइप्स के पेन हो गए। अब देखिए मेरे पास 3 पेन हो गए, मेरे को अभी भी कंडीशन वही है कि मेरे को एक पेन सिलेक्ट करना है। सर मैं लूंगा तो एक ही पेन लूंगा। अब मैं इसमें से वो वर्क कितना करूंगा, मेरा आउटपुट कितना है और किस तरीके से निकल के आ रहा है, मुझे वो सोचना है। तो आप ये सोचिए कि ये 3 डिफरेंट पेन है, परचेस आपको एक पेन करना है। आप क्या करेंगे आप? सर या तो पर्सन जो होगा P1 को चूज करेगा, अगर उसको P1 नहीं होगा तो सर वो P2 लेगा, और नहीं तो सर क्या करेगा, P3 लेगा। इसका मतलब वो इस काम को कोई 3 तरीके से कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं सर, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज तो सर 3 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, मान के चलिए इन 3 वेज में से या तो ये चॉइस होगी आपकी, या ये चॉइस होगी, या ये चॉइस होगी। इसका मतलब सर हमारी चॉइस जो है कोई होगी एक ही, क्योंकि लेना एक ही पेन है। हो सकता है आपको 2 पेन पसंद आए। अब आपकी चॉइस जो है सर 1 भी हो सकती है और आपकी चॉइस 2 भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन में ये बोला है लेना तो एक ही पेन है। आप क्या करेंगे सर, एंड में किसी ना किसी का तो सिलेक्शन करना ही होगा। तो हमेशा एक बात ये आपके साथ भी प्रैक्टिकल होती होगी कि आपको कई बार वही ऑब्जेक्ट 2 तरीके से पसंद आता है, लेकिन बाय कंडीशन लेना तो सर एक ही को पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो सर हम P1 को लेंगे, या सर हम P2 को लेंगे, या हम P3 को लेंगे। सर हमारे पास वेज 3 है, चॉइस एक या एक से ज्यादा हो सकती थी, या तीनों चॉइस हो सकती थी, पर सर सिलेक्शन तो एक ही होगा। इसका मतलब सर इन तीनों टर्म के अंदर आपस में एक रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, तो मे बी एक हो सकता है आपको कोई चॉइस नहीं हो, फिर भी आपको लेना ही पड़े कोई पेन। तो क्या करेंगे आप, किसी ना किसी को तो सिलेक्ट करेंगे। उस काम को करने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। पर परमुटेशन के अंदर अगर हमसे बोला है कि आपको एक सिलेक्ट करना है, तो यूजुअली आप उसको चॉइस ही काउंट करें। तो यहां से सर हमारे पास देयर आर 3 चॉइसेस, उसमें से हमारे पास या 3 वेज, उसमें से सर हम कोई एक को सिलेक्ट करेंगे। तो इस काम को करने के सर कितने तरीके हो गए, कितनी चॉइसेस हो गई, 3 चॉइसेस हो गई सर, और काम किसी भी एक प्रकार से किया जाएगा। तो देयर आर द 3 चॉइसेस, देयर आर द 3 वेज, या नंबर ऑफ 1 चॉइसेस भी हो सकता था। थर्ड एग्जांपल जो लेंगे वो बहुत ज्यादा क्लियर करेगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यू हैव टू परचेज 2 पेन, और पहला एग्जांपल लेते हैं कि सर हमारे पास में उस शॉपमैन ने सिर्फ हमें 2 ही वैरायटी के पेन दिखाए हैं, और इस बार सर कंडीशन ये कि आप 2 पेन परचेज कर सकते हैं। अगर मैं 2 पेन परचेज कर सकता हूं, तो अब देखिए यहां पे मुझसे बोला गया है हैव टू परचेज 2 पेन ओनली, एंड वी हैव टू 2 डिफरेंट वेराइटीज। अब मैं अगर सोचूं कि क्या मेरी सिलेक्शन होगा, या चॉइस क्या होगी, या वेस क्या हो गया, ये सारे एक इंटररिलेटेड टर्म हो जाती है एक समय बाद में। तो सर या तो मैं P1 लूंगा, तो सर सेकंड भी हो सकता है मैं P1 ले लूं, ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास में। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर हम P2 लें तो सेकंड वाला पेन भी क्या हो, P2, क्योंकि हमको बोला गया कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि दोनों सेम पेन नहीं हो सकते हैं, हमें 2 पेन लेना है। सर या ये काम ऐसा भी किया जा सकता था कि सर P1 के साथ हम P2 भी ले लेते। इसका मतलब सर मेरे पास में सिलेक्शन हुआ 3 का, चॉइस मेरी डिपेंड करेगी, और लेना कंडीशन के हिसाब से मुझे एक ही पेन है। तो सर यहां से मैं कोई ना कोई एक सिलेक्शन करूंगा, मेरी नंबर ऑफ चॉइसेस 1, 2 या 3 तीनों हो सकती हैं, और इस काम को करने के मेरे पास में कुल वेज हो जाएंगे 3। चॉइस एक या एक से ज्यादा संभव हो सकती है सर, लेकिन सिलेक्शन तो किसी भी एक का ही करना पड़ेगा सर। तो इस प्रकार से सिलेक्ट तो मैं सर किसी भी एक को करूंगा, और वो एक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती। एक एग्जांपल और लेते हैं, और उसके बाद में हम कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सर एक काम करते हैं, जरा आप नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर दीजिए,
और सपोज मेरे पास में P1, P2 और P3 पेन है और आई हैव टू सिलेक्ट या परचेस एनी 2 पेन, कोई भी 2 पेन लेना है। और ध्यान से सुनिए, अभी भी कंडीशन क्या है कि सिर्फ 2 ही पेन लेना है, नहीं बोला गया है कि दोनों P1 होना चाहिए, दोनों P2 होना चाहिए या दोनों P3 होना चाहिए। तो सर देखते हैं हम अगर इसका सिलेक्शन बनाते कितने वेज बनते और इसमें से क्या चॉइसेस हो सकती थी। तो सर ये पॉसिबिलिटी थी, या तो हम P1 और P1 दोनों पेन सिलेक्ट करते, दोनों की दोनों, या सर हम P2 और P2 ये दोनों पेन सिलेक्ट करते, या सर हमारे पास में P3 और P3 हम या तो ये पेन सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि ये वर्क हम कितने टाइप से कर सकते हैं। या सर ये भी पॉसिबिलिटी थी, P1 के साथ सर या तो P2 भी लिया जा सकता था, नहीं तो सर P3 भी लिया जा सकता था। या सर ऐसा भी हो सकता था P2 के साथ में हम देखिए, चूंकि हम P ले चुके हैं यहाँ पे, अगर हम P2 लेते सर तो देखिए यहाँ पे क्या होता सर, P3 हो सकता था, क्योंकि P2 के साथ भी P1 आ रहा है यहाँ पे, तो P1 के साथ P2 हो गया, P1 के साथ P3 हो गया, सर P2 के साथ कितना हो गया, P3। हम दो दो का पेयर ऐसे बना सकते थे सर, ये पॉसिबिलिटीज भी हमारे पास थी। तो सर ये हमारे पास में 3 वेज हो जाते, या तो हम तीनों आइडेंटिकल पेन लेते, या P1 के साथ हम P2 सिलेक्ट करते, फोर्थ तरीका। सर नेक्स्ट हो जाता P1 के साथ P3, ये एक तरीका हो जाता, या सर P2 के साथ कितना हो जाता सर, P3 हो जाता। तो कहने का मतलब आपके सामने ये कि ये आपके पास में नंबर ऑफ वेज हो गए, चॉइसेस आपको करना है और आपको चॉइस तो एक ही करना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सर, तो हम यहाँ पे चॉइस और सिलेक्शन में बहुत कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सर वेज तो हमारे पास 6 होंगे, ये तो पक्का है सर। सिलेक्शन हमें करना किसी एक का है, और सर डिपेंड करता है चॉइस कितनी भी हो, जैसा अभी आपसे मैंने बोला कि आपको चॉइस तो काउंट करना ही है सर, कोई एक चॉइस हो सकती थी या सभी चॉइसेस हो सकती थी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मैंने ये 3 टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करा है, लेकिन अभी तक मैंने आपको अरेंजमेंट्स के बारे में नहीं बताया। जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हम अरेंजमेंट्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 चेयर्स हैं और आप देखेंगे 3 डिफरेंट, देखिए तीनों आइडेंटिकल चेयर है। परम्यूटेशन के अंदर की चेयर का डिफरेंट होना भी अलग रिजल्ट देता है। और यहां देखेंगे आप 3 डिफरेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे, जहां पे आपको 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, ये आपको एक दिखाई देगा, राइट। अब देखिए यहां पर हमको करना क्या है, ये तीनों स्टूडेंट जो हैं किसी एक फोटो के लिए, एक पिक्चर के लिए, इनको एक पिक्चर क्लिक कराना है, यहाँ पे एक फोटो लेना है और इन चेयर में इनको बैठना है और एक ही फोटो इनको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। हमें ये सोचना है कि कितने अलग अलग हम फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं इन तीनों की हेल्प से। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमको यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल सोचना है। अब आप जानते हैं कि सर यहाँ पे P1 की तरह पेन था, वो एक से ज्यादा पेन थे, यहाँ पे पर्सन तो सर सेम ही होगा, तो ये पर्सन रिपीट नहीं हो सकता। और यहाँ पे इन तीनों को क्या करना है, फोटो क्लिक करवाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने तरीके से इन लोगों के, मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ये ऐसा पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको अरेंजमेंट्स के बारे में बताऊंगा। क्लियर है। अभी तक मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स में अरेंजमेंट्स नहीं समझाया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट नहीं लग रहा था। लेकिन आप देखेंगे सर ये ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके अंदर आप क्या करेंगे सर, उन बच्चों को अरेंज ही तो करेंगे। तो फोटोग्राफ्स के लिए हमें क्या करना है, इन बच्चों को कितने नए फोटो हम क्लिक करवा सकते हैं। तो मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस बच्चे को हमने ए ले लिया, ये हमारे लिए बी है और ये हमारे लिए कैरेक्टर कौन सा हो गया, सी हो गया। और यहां पे इस जगह पे इसे हम 1 चेयर, ये 2 ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है इसकी, फिर भी हमने 3 चेयर्स मान ली। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें फोटोग्राफ्स क्लिक कराना है तो कितने टाइप से कम करवा सकते हैं। तो सर अगर हम इसकी पॉसिबिलिटीज काउंट करना शुरू करें तो एक पॉसिबिलिटी देखिए हम यहां बनाते हैं। सर ये संभव था, ये पॉसिबिलिटी थी सर कि ए यहां पे आता, सर बी यहां आता और सी यहां आता।
आई होप सो ये भी एक फोटोग्राफ पॉसिबल था। सर क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता, मतलब अरेंजमेंट बदला जा सकता था? तो देखिए हम टोटल कितने अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला अरेंजमेंट था ए अगर फर्स्ट चेयर पे है तो बी और सी यहाँ अरेंज हो सकते हैं। अब आप देखिए मैं अरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस चेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। अब आप देखते जाइए सारी टर्म एक साथ इस्तेमाल होती हैं। सर ये भी पॉसिबिलिटी थी, सी यहाँ पे आ जाता सेंटर में और बी कॉर्नर में हो जाता था, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। सर ऐसा भी हो सकता था बी फर्स्ट चेयर पे होता, ए सेंटर में होता और सी कॉर्नर पे होता। सर ये भी पॉसिबिलिटी है, बी तो कॉर्नर पे ही होता लेकिन सी यहाँ और ए यहाँ होता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और लास्ट केस हो सकता आपने भी सोच लिया हो कि सर सी को कॉर्नर में कर देते और ए और बी का अरेंजमेंट ऐसा होता, मैंने अरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल करा है, या सर सी तो कॉर्नर पे होता लेकिन बी और ए यहाँ पे अरेंज हो जाता। कहने का मतलब ये कि सर हमारे पास टोटल 6 वेज हैं, कोई भी एक सिलेक्शन होगा इसके अंदर। और यहाँ पे सर हमने क्या करा, अरेंजमेंट भी देखा। तो देखिए इन बच्चों में से जो कोई एक चॉइस चूज करेगा वो अरेंज बैठता जाएगा, ऐसे कोई भी एक फोटोग्राफ सिलेक्ट किया जाएगा, इसमें हमने अरेंजमेंट्स लगाए और आपने ओवरऑल देखा ये चारों टर्मिनोलॉजी हमने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करी। ऐसे सर 6 वेज हो जाएंगे, अरेंजमेंट भी सर 6 प्रकार के हो जाएंगे, चूज किसी एक को ही किया जाएगा और जिसको चूज किया जाएगा वही उसका सिलेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब फोटोग्राफ आप सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्शन है, जब बच्चे इन जगह पे बैठ रहे हैं तो वो चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस से आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये चारों पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये चारों पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं सर, बस अब हमें समझने की देर होती है कि हमें इन क्वेश्चंस को लगाना कैसे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देयर आर द 3 डिफरेंट लेटर एंड 3 बॉक्सेस, तीनों बॉक्सेस देखिए आइडेंटिकल हैं। अब आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन डब्बे के अंदर मुझे इन लेटर्स को रखना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर भी 6 ही आएगा सर जो अभी हमने लगाया। हम कितने टाइप से इनको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं, सिंपल सा केस है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को और हो सकता है आपने क्वेश्चन सेल्फ भी लगा लिया हो। सर अगर ए की पॉसिबिलिटी यहाँ है तो सर बी और सी यहाँ आ सकता है, सर ये पहला केस हो जाएगा। सर अगर ए की पॉसिबिलिटी यहीं पर है तो सर सी और बी भी अरेंज किए जा सकते हैं या इंटरचेंज हो सकते हैं। सर अगर बी की पॉसिबिलिटी यहाँ है तो सर ए और सी यहाँ अरेंज हो सकता है। सर अगर बी कॉर्नर पे ही रहता है तो सर पॉसिबिलिटी सी और ए बन जाएगा। सर अगर लास्ट में फर्स्ट में सी आ जाए तो सर ए और बी का भी यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या सर लास्ट में सी रहता है तो सर ए बी और ए। कहने का मतलब ये है सर यहाँ पे भी हम इनको 6 टाइप से अरेंज कर सकते थे क्योंकि हमें हर एक लेटर एक बॉक्स में रखना था, इसलिए हमने देखा कि सर कोई भी 6 में से इस काम को करने के एक तरीका पॉसिबल होगा, पर यहाँ 6 वेज पॉसिबल है। तो आई होप सो आपने देखा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस हैं हमारे पास में ए को सिलेक्ट करने की। अब क्या सर ये काम क्या कोई शॉर्ट तरीके से किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका होता है, तो बिल्कुल होता है। इसके लिए आपको फैक्टोरियल का नॉलेज होगा जो आप बाइनोमियल थ्योरम में करते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक यहाँ आपको क्लियर करूंगा। सर अगर ए को सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए मैंने सिलेक्शन वर्ड इस्तेमाल करा, अगर ए को सिलेक्ट करते हैं तो ए को रखने की चॉइसेस मेरे पास 3 है, मैं कहीं से भी शुरुआत करूं, या मैं बी को सिलेक्ट करता हूं तो सर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, या मैं सी को पहले सिलेक्ट करता हूं तब भी सर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। शुरुआत कहीं से भी करें आंसर सेम ही आएगा। तो किसी भी एक को अगर आप सिलेक्ट करते तो आपके पास 3 चॉइसेस होती, देखिएगा क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ पे अब 2 लेटर बचते, उन 2 के लिए यहाँ पर हम कहीं पर भी रख सकते थे, तो सर इनके लिए अब 2 चॉइसेस हैं क्योंकि इनको इनके पास ले जाना है। अब सर लास्ट में कोई एक बचता, जब भी आपके पास ऐसा चॉइस आए आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 6 और ये हुआ 1 का 6। सर इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। इसका मतलब सर 6 तरीके से इस काम को किया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पीएनसी का फॉर्मूला भी लगाया जाता है। आप तीनों को ले रहे हैं
तो पीएनसी का फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे पीएनआर का, माय मिस्टेक। तो सर अगर हम यहाँ पे पीएनआर लगा रहे हैं फॉर्मूला, हम इसके ये फॉर्मूला हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे सर। हमारे पास एन भी 3 है और तीनों को ही लेना है सर, तो ये यहाँ पे एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर, सर ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं सर, तीनों टर्म हमारे पास में है, तो फैक्टोरियल 3 में से 3 जाएगा सर, फैक्टोरियल 0 बचेगा, और फैक्टोरियल 0 1 होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो सर जब भी 6 आएगा। चाहे फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट मेथड लगाएं, आंसर आपका सेम ही आता है। चलिए अब इसका प्रॉब्लम लगाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखिए परम्यूटेशन को कई कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हमने सबसे पहला कैटेगरी डिवाइड करा है डिजिट का, या डिजिट्स। उसके बाद हम लेटर्स या वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिजिट या डिजिट्स प्रॉब्लम यहाँ पे लगाते हैं, और पहला प्रॉब्लम लगाते हैं और कंसेप्ट समझते हैं। पर याद रखिएगा यहाँ पे जब भी आप इन क्वेश्चंस को लगाएं, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर अरेंज विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें 3 डिजिट नंबर अरेंज करना है। अब अरेंजमेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इन 3 डिजिट नंबर्स को क्या करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विद द डिजिट्स रिपीटेड, नो डिजिट रिपीट, हमें डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो आप अगर पहली बार ये डिजिट का कंसेप्ट अगर आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि टोटल डिजिट 10 होती हैं। 0 से शुरुआत होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट सारे नंबर इन्हीं से मिलकर बने हैं। आपका मोबाइल नंबर हो या आपके घर का नंबर हो, लगभग वो सारे रूल्स इसी नंबरों के आगे पीछे बनाए गए हैं। अब सर इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है सर, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमें सर 3 डिजिट नंबर बनाना है। और सर अगर 3 डिजिट नंबर हमसे बोले गए हैं, इसका मतलब सर 3 डिजिट नंबर जब भी हम फ्रेम करेंगे, अब देखिए मैं आपको बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो सर अगर हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, इसका मतलब हमको उन तीनों को यहाँ पे प्लेस करना है, इन नंबरों को, और कोई भी नंबर हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए सर हम देखते हैं कि हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, बड़ा आराम से लगाएंगे, और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 0 दे रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से लगाइए, बहुत आराम से। अब आप एक बात बताइए, आप भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, क्या 3 डिजिट नंबर में कभी पहला डिजिट 0 हो सकता है? सर फर्स्ट उसके अंदर कभी भी पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये ब्लॉक के अंदर भरता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप ये ब्लॉक पहले क्यों ले ले तो क्या दिक्कत आती। तो जब भी आपके सामने 0 आए तो हमेशा आप यहां से शुरुआत करें, उसके पीछे मैं अभी डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों है। तो सर एक काम करते हैं, अगर इस ब्लॉक को हम भरते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हैं? 9 है, और उन 9 में से सर कोई तो एक सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे पास में 9 की 9 चॉइसेस आप काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 चॉइसेस। देखिए मैं लिखता 9 चॉइसेस हूं, लेकिन आएगा कोई भी एक ही नंबर, लेकिन आपको 9 चॉइसेस। सर आप 0 नहीं रख सकते यहां पे, क्योंकि पहला इसका ये नंबर जो होगा 0 नहीं हो सकता, नहीं तो हम 3 डिजिट नंबर नहीं बना पाएंगे सर, फिर वो 0 के कारण डिजिट नहीं बनता। ओके सर, तो सर कोई एक नंबर यहां इंगेज हुआ होगा, वो नंबर दोबारा आ नहीं सकता इस ब्लॉक में, लेकिन सर अब सेकंड ब्लॉक में 0 आ सकता है सर। तो अगर सेकंड ब्लॉक में मैं 0 रख सकता हूं तो सर 0 के अलावा आप बाकी के 8 नंबर यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी एक को तो आपने सिलेक्ट करा होगा, क्योंकि 9 चॉइसेस थी आपके पास, सिलेक्शन तो किसी वन का ही करेंगे सर आप। तो इसका मतलब सर अब दोबारा से हमारे पास 8 नंबर, 8 डिफरेंट काउंट नंबर हम यहां से निकालेंगे, और एक 0 हमें मिला, तो 1 0 प्लस 8, सर अभी भी स्टिल 9 चॉइसेस वी हैव। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी सर? 9 चॉइसेस। नाउ वन नंबर इज इंगेज हियर, सर एक नंबर और इंगेज हो गया। वी हैव हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट? सर 8 नंबर्स आर लेफ्ट।
एंड नाउ दिस ब्लॉक इज 8 चॉइसेस आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने देखे तो कितने निकाले सर? तो हम चेक करते हैं सर, सॉल्व करेंगे 9 चॉइसेस, दैट मीन्स 9 इंटू 9 और यहां से 8 करेंगे, 9 इंटू 9 81 इंटू 8 सर सॉल्व करेंगे तो 8 बन जा 8 और 6 सर 648 नंबर सर बनाए जा सकते थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर क्या यहां पे आपने जीरो क्यों नहीं लिया, पहले यहां से शुरुआत क्यों नहीं करी आपने? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तरीका इसका गलत निकल के आएगा। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सर अगर आप इस ब्लॉक को भरते, यहां पे अगर आप शून्य नहीं रखते तो सर इस ब्लॉक को भरने के लिए आपके पास 10 चॉइसेस थी, देयर आर 10 चॉइसेस। मैं सर यहां पे कोई भी 10 चॉइसेस रख सकता था। अगर मैं 10 चॉइस जब बोल रहा हूं तो सिलेक्शन मुझे किसका करा होगा मुझे भी नहीं पता, पर मैंने लिखी यहां पे 10 चॉइसेस। हो सकता है उन 10 चॉइस के अंदर हम कोई भी एक नंबर यहां पे डालते और वो जीरो नहीं होता, उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। हम मैक्सिमम 10 ऑप्शन सोच रहे हैं, लेकिन वहां उस समय उसमें जीरो आया होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता सर। तो सर इस हिसाब से अब सर 9 नंबर यहां पे आ सकते हैं क्योंकि एक सिलेक्शन आपने करा होगा। सर बिल्कुल कर लिया। अब सर 2 नंबर कम हो गए तो 8 सिलेक्शन हो गए सर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो यहाँ पे 8 सिलेक्शन किए गए वो उन 8 में जीरो शामिल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इस ब्लॉक का हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि यहाँ पे जीरो शामिल शामिल है या यहाँ पे शामिल नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी जीरो वाला प्रॉब्लम आएगा तो आपको बड़े सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करें। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए यहां से आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन को तो सर 72 मतलब 720 नंबर निकल के आएंगे सर। पर सर ये गलत आंसर है, क्योंकि जब 8 चॉइसेस आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं उस 8 चॉइसेस में सर इसमें जीरो आने की संभावना है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने जीरो को काउंट नहीं करा है, उस समय हमने जीरो को हटा के यहाँ 9 चॉइसेस लिखी थी, लेकिन जब हम ये ब्लॉक लेते हैं उस समय हम जीरो को काउंट करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक नंबर कम किया जाता है, तो जीरो अभी भी एग्जिस्ट है, वो जीरो यहाँ आ सकता है और अगर यहाँ नहीं आया होगा तो यहाँ आ सकता है, पर वो जीरो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा सर जब भी जीरो का प्रॉब्लम आएगा तो हमें लास्ट से ही लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। इन केस ये नंबर अगर रिपीटेशन का होता, मैं देखिए आपसे यहाँ पे डायरेक्ट रिपीटेशन भी समझा देता हूँ। अगर वो हमसे बोलता कि नहीं आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो आप सोच के बताइए इसके आंसर कितने निकल के आएंगे। तो सर बड़ा इजी हो जाता है ये तो क्वेश्चन, हमको सिर्फ चॉइसेस ही तो काउंट करना है। सर पहले ब्लॉक के अंदर सर 9 चॉइसेस होती क्योंकि जीरो आ नहीं सकता था, लेकिन सर इस ब्लॉक में पूरी 10 चॉइसेस ले लेते सर। सर नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास फ्रीडम है क्योंकि जो नंबर यहाँ आया होगा वो यहाँ आ सकता है। तो सर इस प्रकार से 9 इंटू 10 इंटू 10 सर 900 आंसर निकल के आ सकते थे, पर चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं करा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। हमें 3 डिजिट ऑड नंबर निकालना है। बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप भी इस क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके लगा सकते हैं। चलिए सर समझाइए इस क्वेश्चन को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें डिजिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब हमको जीरो से पूरे 9 डिजिट तक सोचना है, मतलब पूरी 10 डिजिट हमको सोचना है। ठीक है सर, तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी सर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सर टोटल नंबर ऑफ डिजिट सर 10 है। हमारी कंडीशन हमको बोला गया है सर कि 3 डिजिट नंबर बनाना है सर और सारे नंबर सर ऑड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, जो क्वेश्चन में पंच लाइन हमें दे रखी है वो ऑड की है सर, ये नंबर चाहिए। और सर ऑड तो तभी आता है जब लास्ट में या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए, इसके अलावा सर पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो चलिए सर लगाइए इस क्वेश्चन को कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हम सोचना शुरू करें, उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमारे पास में क्या क्या नंबर की पॉसिबिलिटी थी। तो सर यहाँ पे इस ब्लॉक में या तो आप 1 रखते या 3 या सर 5 या 7 या 9, आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज थी, हम इतने नंबरों को यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो अब आप एक काम करिए, जरा इसको काउंट करिए, आपके पास में टोटल चॉइसेस कितनी है।
सर टोटल चॉइसेस तो 5 है सर, लेकिन याद रखिएगा इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है हमें कि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं ये बोला है। इसका मतलब फ्रीडम है हमारे पास, हम डिजिट्स को रिपीट कर पाएंगे। लेकिन सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा देखिएगा सर, यहाँ पे जीरो है भी दिक्कत देगा सर हमें। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा जीरो के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर कितना निकल के आएगा। तो एक काम करते हैं सर, आप यहाँ पे कोई भी 5 चॉइसेस रख सकते हैं सर, आप चेक कर लीजिए। मैं कोई भी 5 चॉइसेस यहाँ काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि पहला रिजल्ट में लगा रहा हूं रिपीटेशन का। इस बार मैं डिजिट को रिपीटेशन करूंगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको रिपीट और नॉन रिपीट दोनों पढ़ाऊंगा ही। तो सर एक काम करिए, आप रिपीट में 10 तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑड नंबर चाहिए था, तो सर ये नंबर यहां आ गए। सर अब एक काम कीजिए, आप यहां पे 0 रख दीजिए सर आप, क्योंकि सर आप 0 वहां नहीं रख पाओगे। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पे 0 आ रहा है, मैं डिजिट रिपीट कर सकता हूं, तो सर लास्ट में 0 आ नहीं सकता। तो आप यहां पे टोटल कितने हैं जो लेटर यूज कर पाएंगे? सर 9 पॉसिबिलिटीज हैं। वो नंबर जो यहाँ इंगेज हुआ होगा सर वो लिया जा सकता है, क्योंकि हम रिपीटेशन अलाउड है सर यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अभी भी 9 नए नंबर ले सकता था। तो सर अगर आप ये नंबर लेते हैं 9 नए नंबर, तो आपके पास में टोटल सर 9 इंटू 5, सर आप नए 45 नंबर बना सकते थे सर। ये पहला केस हुआ। अब देखिए, आपने सेंटर में बेटा 0 रखा था, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपने एक जगह फिक्स कर दी थी। अब सर आप इस 0 को हटा के समझाइए कि इसका सेकंड केस भी पॉसिबल था क्या। तो अगर हम इसका सेकंड केस सोचें, तो सर अब आप सेकंड में ना 0 मत लगाइएगा सर, और कंडीशन वही रिपीट वाली है। पर आप माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ऑड नंबर है तो 5 ही यहाँ आ सकते हैं, यहाँ 10 मत लिख देना। तो सर अभी तो 5 चॉइसेस आप यहीं लिखिए, लेकिन सर आप 0 मत लगाना, यहाँ पे 0 आप ले चुके हो, तो आप बिना 0 के समझाओ सर। तो देखिए समझाता हूं आपके सामने। सर यहाँ पे आप एक काम करो, नो चॉइस फिर से लिख दो, क्योंकि आप 9 नंबर लगा सकते हैं सर। सर आपने एक 0 का स्टैंडर्ड केस समझा दिया सर हमें यहाँ, आप एक 0 का केस समझा चुके हैं हमें यहाँ पे, और आपने नंबर इस बार फिक्स कर दिया था सर। अब सर यहाँ पे आप क्या क्या नंबर ले सकते हैं सर? तो चूंकि बेटा रिपीटेशन अलाउड था, आप देखेंगे रिपीटेशन अलाउड था, तो सर यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो सर टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 9 चॉइसेस हो जाएंगी। सर इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करें तो सर 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा सर 4 0 और 5। सर इनको जोड़ेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा? 450। क्यों सर, क्या ये काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता था क्या? क्या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि इसका आंसर वही निकल के आ जाता? तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सर अगर ये ऐसा एनालिसिस किया जाता तो क्या संभव था कि आप रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर हो जाती हमारे पास 5 चॉइसेस। सर हमको लास्ट में 0 नहीं लेना है, तो सर 9 चॉइसेस, और सर अब आप 0 आए नहीं आए हमें क्या फर्क पड़ता है सर, 10 चॉइसेस। और जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो सर इसका आंसर आएगा 450 सर। तो सर क्या इसका भी 450 आ रहा है? जोड़ के देख लीजिए, 450 ही आ रहा है। तो 45 और 405। तो इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हो सकते थे, कि इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे और नहीं भी लगा सकते थे। तो जैसा कि उसने हमसे बोला था कि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करा। अब आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा कि अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होते तो इसका आंसर कितना निकल के आता। तो चलिए, अगर मैं शॉर्ट में इसको खत्म करता हूं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सर अगर इनको हमें नॉन रिपीटेशन केस होता, सर 5 चॉइस ही यहीं आती, सिंपल सी बात है सर। सर कोई 9 नंबर यहाँ पे आते सर, 9 चॉइसेस। सॉरी माय मिस्टेक। अब नहीं, बिल्कुल सही बात है, मेरे को यहाँ मुझसे गलती हो गई, माय मिस्टेक। सर 9 चॉइसेस कैसे ले सकते हैं आप? सर यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस होगी सर? 5। कोई एक ही नंबर तो इंगेज हुआ होगा सर, अभी भी आपके पास 4 नंबर है। तो यहाँ से मिले ऑड में से 4 नंबर, इवन में से 5, टोटल मिला के हुए सर 9 नंबर सर। सर अब यहाँ कितने बचेंगे?
माय डियर स्टूडेंट 8 नंबर ही तो बचेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो आप जब इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 72 इंटू में 5 तो 0 और यहाँ से निकल के आया 35। तो सर अगर इसको सॉल्व करते तो ये 0 और यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 35, रिमाइंडर बचा 1 और सर 360 आंसर निकल के आता सर। इसका मतलब सर इस ब्लॉक के लिए 5 चॉइसेस, एक नंबर कवर होके सर यहाँ पे हमारे पास, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत करा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं सर, 0 आप ले नहीं सकते थे सर, यहाँ पे आपको 8 लिखना था, ये मेरे से गलती हो गई है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे 5 चॉइसेस थी, आपके पास ऑड और इवन मिला के सर 8 नंबर ही बचते, ये मेरे से गलती हो गई। और सर यहाँ भी 8 चॉइसेस आती तो माय डियर स्टूडेंट 8 इंटू 8 64 इंटू कितना हो जाता 5, इसका आंसर निकल के आ जाता। तो ये हो जाता 20, रिमाइंडर बचा 2 30। सर 320 तरह के सिलेक्शन पॉसिबल होते, पर हमें बोला नहीं गया था, इसलिए हमने क्या केस लगाया, रिपीटेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। देखिए अभी हमने लगाया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स कौन से नंबर आ गए, ऑड आ गए। मेरे ख्याल से ये नॉन रिपीट वाला रहा होगा जो हमने क्वेश्चन लगा दिए। चलिए अब ये क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पे। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ फर्स्ट डिजिट कांट बी 0 एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो माय डियर स्टूडेंट इस बार डिजिट अलाउड नहीं है अपने पास, अपन डिजिट अलाउ नहीं कर सकते। तो सर एक काम करिए, सबसे पहले तो आप 5 डिजिट बना दीजिए सर, और ये बनाई मैंने 5 डिजिट्स। और डिजिट कहां से शुरू होती है सर, 0 1 2 3 4 5 से सर, तो ये 5 डिजिट शुरू होती है सर। ओके 6 7 8 9 10 सर। अब एक काम कीजिए सर, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर्स अगर आपको बनाना है प्लेट के अंदर, 0 से शुरुआत नहीं होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, नो डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है सर, इस बार रिपीट नहीं कर सकते, तो आप रिपीटेशन नहीं लगा सकते, शुरुआत 0 से नहीं होना चाहिए, और आपके जो नंबर शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सर एक काम करिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं, और सारे के सारे नंबर क्या होना चाहिए सर, सारे के सारे नंबर जो होना चाहिए सिर्फ 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो चलिए सर पहला केस लगाते हैं यहाँ पे। सर इस ब्लॉक को भरने के लिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी सर, 0 शामिल कर नहीं सकते, तो सर यहाँ कितनी चॉइसेस, 9 चॉइसेस। सर अब यहाँ पे आप 0 को ले सकते हैं क्योंकि पहले आपने 0 काउंट नहीं किया था, तो आपके पास रिमेनिंग नंबर कितने हो जाएंगे, 8 चॉइसेस। देन उसके बाद आपके पास 7 चॉइसेस, देन उसके बाद 6 चॉइसेस, और देन उसके बाद कितनी हो जाएगी, 5 चॉइसेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड था, फर्स्ट डिजिट कांट भी 0, देखिए बिल्कुल कांट भी 0 नहीं है। इन सब का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो हमें देखिए कितना निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम करें 72, इसका इसमें करा यहां से इंटू 7, और ये हो जाएगा 30, यहां से करेंगे 72, इसका करेंगे 210, और 72 का मल्टीप्लीकेशन 21 में कर लेते, यहाँ से 2, यहाँ से 7 4, और ये हो गया 14, तो आ जाएगा 2 11, रिमाइंडर बचा 1, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0। तो आई थिंक मैंने प्रोडक्ट सही करा होगा, 210 हो गया 21 का, यहाँ से मिल जाएगा हमें 72। तो सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा, एक बार और चेक कर लेते हैं सर, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 14, ये 2 एज इट इज, इसको ऐड करा 11, रिमाइंडर बचा 1, 4 और 1 5, और सर यहाँ से मिला 1 और 0 लगा देंगे, तो सर 1 5 1 2। सर हमारे पास में इतने ऑप्शंस होंगे इस नंबर को फ्रेम करने के, इतने प्रकार से हम नंबर निकाल सकते हैं। अब एक काम करिए सर, यहाँ से लगाइए सेकंड केस। सेकंड केस हमें दे रखा है द फर्स्ट डिजिट कांट बी 0 बट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इस बार रिपीटेशन लगा सकते हैं सर, तो चलिए सर एक काम करते हैं, इस बार रिपीटेशन लगाते हैं। और अगर इस बार रिपीटेशन लगाते हैं सर, पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो बड़ा आसान है सर इसको सॉल्व करना, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 10 नंबर है, सिलेक्शन मेरे को किसी भी 9 का करना पड़ेगा क्योंकि मैं 0 ले नहीं सकता,
तो सर यहाँ पे एक काम करिए, आप 9 चॉइसेस कर दीजिए सर। सर आप जैसे ही 9 चॉइसेस करेंगे, रिपीटेशन अलाउड कर रखा है सर, अब आप रिपीट कर सकते हैं। तो सर टोटल नंबर मेरे पास में कितने हैं? 10। मैं 10 के 10 सिलेक्ट कर सकता हूँ, चॉइस किसी एक की करूंगा सर। 10 चॉइसेस, अगेन 10 चॉइसेस, 10 चॉइसेस सर, 10 चॉइसेस। इसका मतलब सर यहाँ से मुझे मिलेगा 9 इंटू 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 9 1 2 3 4, सर मैं 90,000 ऐसे नंबर निकाल सकता हूँ जिसके अंदर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे इसके सारे इतने सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे लगाए और आपने देखा हम सिर्फ यहाँ पे काउंट क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चॉइसेस ही तो काउंट कर रहे हैं और उसके आंसर निकाल रहे हैं, वो भी बिना फॉर्मूले के।